हेलो बच्चों, वेलकम आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं क्लास 9th जलवायु का चैप्टर। ठीक है, ये थोड़ा बहुत हम पहले भी कर चुके थे, जिसमें हमने काफी चैप्टर लगभग आपका एंड होने वाला है चैप्टर। तो एक बार थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि आपने जलवायु में पढ़ा था, ठीक है। तो जलवायु में आपने देखा था कि भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें जैसे अक्षांश हो गया और समुद्र तल से जो उसकी दूरी होती है जिसको आप ऑल्टीट्यूड बोलते हो, ठीक है, और ऊंचाई। ये अलग अलग कारण थे जिनमें हमने देखा था कि वो मानसून या हमारे जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा था कि भारत में भी अनेक जगहों पर जो भिन्नता पाई जाती है, कि जैसे राजस्थान में अलग तापमान है, वहीं आप उत्तराखंड में जाओगे और जैसे मसूरी वगैरह पे जाओगे तो वहां पे अलग तापमान है। तो ये सारी चीजें आपने देखी थी, ठीक है। उसके बाद हम, ठीक है, तो जलवायु नियंत्रण भी देखा था हमने कि उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला देखा था अक्षांश, ठीक है। अक्षांश में जैसा आपने देखा था कि जो पृथ्वी है, जो एक ग्लोब जिसको हम मानते हैं, तो उसमें भी जो इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कॉप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। तो सूरज की किरणें इन पे अलग अलग तरीके से पड़ती हैं, कहीं पे सीधी पड़ती है, कहीं पे तिरछी पड़ती है। तो उस वजह से क्या होता है, सूर्य का जो तापमान होता है इन अलग अलग जगहों पे धरती में जो अलग अलग स्थान है वहां पे अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से भी हमने देखा था कि अक्षांश पे जो तापमान होता है वो कुछ और होता है, ठीक है। देशांतर पे जो अक्षांश, जो अलग अलग अक्षांश होते हैं उन पे अलग अलग तापमान होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इसका ऊंचाई को लेके कि समुद्र तल से आप जितना ज्यादा ऊपर जाते रहोगे उतना ज्यादा आपका तापमान क्या होगा, कम होता रहेगा, ठीक है। जैसे आप हो कभी आपके घर में हो, आप और ऊपर पहाड़ों में जाओगे तो उतना ज्यादा आपका क्या होगा, तापमान कम होगा, क्योंकि वहां पे जो होता है वायु दाब क्या होता है, कम होता है। तो वायु दाब अगर कहीं पे कम हो रहा है तो वहां पे तापमान ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ठीक है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करने वाले हैं ऋतुएं। तो भारत में अलग अलग प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है। उन्हीं को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं इसमें। तो मॉनसूनी जलवायु की विशेषता, एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तित होता है। जैसे आप आजकल देख रहे होंगे कि आजकल क्या चल रहा है, बरसात चल रही है, मानसून चल रहा है। और इससे कुछ 2-3 महीने पहले ही जब आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून चल रहा था तो उस टाइम पे ग्रीष्म ऋतु चल रही थी। अब जैसे ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सर्दियां चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली अलग अलग प्रकार की हमारे देश में ऋतुएं चल रही हैं, ठीक। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है फिर, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो जैसे अभी देखोगे कि हमारे जो मानसून वाला टाइम पीरियड चल रहा है इसमें हवा में बहुत ज्यादा नमी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ठंडियों में जाओगे तो वहां पे जो टेम्परेचर होगा कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, परिवर्तन हो रहा है हमारी ऋतु में, ठीक है। उसके बाद लिखा है, ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। क्या होते हैं, अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, उन्हीं को हम तटीय क्षेत्र बोलते हैं। उनमें जो तापमान होता है वो अधिक भिन्नता नहीं होती उसमें, ठीक है ना। वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। जैसे गोवा में जाओगे, मुंबई में जाओगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। कभी यहाँ पे कम वर्षा हो रही, कभी बहुत ज्यादा वर्षा हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे देखने मिलती है, कहाँ पे, तटीय क्षेत्रों में। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार का ऋतुओं का अनुभव करते हैं, ये आप भी देख सकते हैं कि आप नोटिस करेंगे कि आप साल भर में लगभग कितने प्रकार की ऋतुएं आप देख लेते हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में मुख्यतः चार ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। अब वो कौन कौन से, सबसे पहला है यहाँ पे शीत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर कुछ विविधताओं या क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर मानसून की बात करूंगा, और एक वापसी का काल। जैसे आजकल का जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं अराइविंग मानसून। अराइविंग मानसून क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मानसून अभी आ रहा है, ठीक है। आ गया मतलब एक महीना तो हो ही गया लगभग। तो इस टाइम पे जो मानसून है वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें मानसून क्या होता है, वापस जा रहा होता है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है वापसी का काल। तो इसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून।
है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मानसून होता है, जो हमारा मानसून है वो वापस जा रहा होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, तो मेनली हमें क्या पढ़नी है, 4 ऋतुएं पढ़नी है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और मानसून। ठीक है, जिसको हम बरसात वाला मौसम बोलते हैं, और एक वापसी का जो पीरियड होता है। ठीक है, तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शीत ऋतु की बात करूं मैं, तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होके कब से स्टार्ट होती है, मध्य नवंबर से स्टार्ट होके फरवरी तक रहती है। ठीक है, तो कब से लेके, नवंबर से लेके फरवरी। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है आपका यहाँ से, कि भारत में जो उत्तरी भाग होता है स्पेशली, वहां पे दिसंबर और जनवरी जो होते हैं सबसे ठंडे महीने होते हैं। जो सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है वो इन्हीं दोनों महीनों में पड़ती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। एक चीज और नोट करना है यहाँ पे, कि जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, अगर आप साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जाओगे, है ना, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो घटता रहता है। जितना ज्यादा ऊपर पहाड़ों की तरफ जाओगे उतना ज्यादा आपको ठंडा महसूस होगा। ठीक है, पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो देखो यहाँ पे चेन्नई कहाँ है हमारा, साउथ में, वहां पे वो तापमान की बात कर रहे हैं 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, मतलब ठीक ठाक है, काफी ठीक है। उसके बाद यही अगर आप उत्तरी मैदान में जाओगे, उत्तरी मैदान मतलब ये जो क्षेत्र है आपका, हरिद्वार वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इस क्षेत्र में अगर आप आओगे तो वहां पे टेम्परेचर देखो कितना कम हो गया, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच हो गया। ठीक है, और क्या विशेषता है यहाँ पे शीत ऋतु की, शीत ऋतु ऋतु की एक विशेषता होती है कि यहाँ पे दिन थोड़े गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। ठीक है, दिन में उतना भी गर्म नहीं होता, लेकिन गर्मियों के मुकाबले तो यहाँ पे दिन थोड़े से गर्म कम लगेंगे। लेकिन अगर मैं शीत ऋतु की बात करूंगा तो यहाँ पे दिन थोड़े गर्म होते हैं और रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है, उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। तो जैसे जैसे आप और ऊपर जाओगे, ठीक है, जैसे आप यहीं पे सपोज आप कोई देहरादून वाली जगह पे रह रहे हो, ठीक है, तो वहां पे तो बर्फ पड़ेगी नहीं, लेकिन आप और पहाड़ों पे जाओगे, मसूरी या उससे भी ऊपर जाओगे, तो वहां पे आपको जो ढालें होती है वहां पे हिमपात या बर्फ भी पड़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और बात करो इस ऋतु के बारे में, तो इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ठीक, ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है, कौन सा वाला, शीत ऋतु वाला, यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं, ट्रेड विंड चलती है। ठीक है, ये स्थल से समुद्र की ओर बहती रहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं देखने को मिलेगी आपको। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो एक चीज नोट करना यहाँ पे, तमिलनाडु में क्या होता है, जो ये सर्दियों वाला मौसम होता है, जो ये शीत ऋतु वाला मौसम होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या होती है, वर्षा हो जाती है, खासकर कहाँ पे, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। लेकिन जैसे आजकल वाला क्षेत्र है जहाँ पे देश के लगभग हर हिस्से में बारिश हो रही है, तो वहां तमिलनाडु वाले क्षेत्र में नहीं हो रही होगी, क्योंकि वहां पे बारिश कब होती है, वहां पे जब ये मानसून वापस आ रहा होता है, तब तमिलनाडु में क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम पे वहां पे जो पवनें होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर बहेंगी, तो अपने साथ क्या लेंगी, नमी भी लेके जाएंगी, और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में उस टाइम पे क्या करेंगी, वो बारिश करेंगी। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसको रिकॉल करिए कि शीत ऋतु में क्या क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले तो ये कब से कब तक होता है, ठीक है, नवंबर से लेके फरवरी के बीच में होता है, और उसमें भी जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है वो काफी ज्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, और एक चीज नोट करो, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर जो हमारा तापमान है वो घटता रहता है। जितना आप दक्षिण से ऊपर की ओर जाते रहोगे उतना ज्यादा आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होता रहेगा। इसके अलावा जो हमारे हिमालय के ऊपरी क्षेत्र होते हैं, जो ढाले होती है, वहां पे क्या होता है, हिमपात भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। और इसके अलावा ये तमिलनाडु वाला पॉइंट याद रखना कि जो शीत ऋतु वाला टाइम पीरियड होता है उसमें तमिलनाडु में बरसात होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पवनें होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो एक बार आप इसको फटाफट रिकॉल करिए। ठीक है, तो आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट ऋतु की ओर चलते हैं। शीत ऋतु आपका हो चुका है। ठीक, तो देश के ऊपरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का
देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र की बाहर और प्रभावित होती है। उच्चावाच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी की ओर बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान कम तथा आर्द्रता कम, पवनें स्थितिल और परिवर्तित। तो ये कुछ और उन्होंने क्या बता रखी है, विशेषताएं बता रखी है शीत ऋतु की, कि इसमें जो होता है, जो ऊपरी उत्तरी भाग होता है, उसमें हमारा जो क्या होता है, उच्च दाब, हाई प्रेशर क्या होता है, कमजोर बन जाता है, जिससे क्या होता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती है। तो उससे क्या होता है, इस मौसम में जो आसमान साफ रहता है, तापमान और आर्द्रता, आर्द्रता जो हमारी ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, वो भी कम रहता है इसमें, ठीक है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ तथा अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। एक चीज और होती है इस चीज में, कि जो विक्षोभ होते हैं, ठीक है, चक्रवाती विक्षोभ होते हैं, ये इस टाइम पे काफी होते हैं, ठीक। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि कुछ कुछ इलाकों में क्या होता है, शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, कंपैरिजन टू जो आजकल मानसून में हो रही है, ठीक है। तो मानसून में जो वर्षा होगी वो बहुत ज्यादा हो रही होगी, और जो शीतकाल की वर्षा होती है कुछ चुनिंदा जगह पे होती है, क्योंकि जब तक वो वापस आ रहा होता है मानसून, वो अपनी सारी नमी जो होती है उसकी, उसको वो छोड़ चुका होता है ना कहीं वो बारिश कर चुका होता है, तो उसके पास नमी कम रहती है। तो जब वो वापसी आ रहा होगा तो उस टाइम पे उसके पास नमी कम होगी, उन पवनों के पास नमी कम होगी, उस कारण बारिश भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है बट जो शीतकाल की बारिशा होती है, लेकिन रबी की फसलों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो रबी की फसलें, जैसे जब नवंबर दिसंबर में गेहूं लगाते हैं लोग, तो उस टाइम पे गेहूं के लिए बारिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उस टाइम पे वो बारिश नहीं होगी तो आपके गेहूं उस टाइम पे नहीं उग पाएंगे अच्छे से, ठीक है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में केवल न के बराबर होती है, ठीक। तो जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो तटीय एरिया होते हैं, वहां पे तापमान में परिवर्तन ना के बराबर होता है इस ऋतु में, ठीक। तो ये था आपका शीत ऋतु के बारे में। अगला हम देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु, जिसको आप गर्मियों का मौसम कहते हैं, कि उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तापमान में क्या चेंज आते हैं, तो उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे आपका पृथ्वी है और इधर कहीं सूरज है आपका, ठीक है। तो आपको पता है कि सूरज अपनी जो इसकी पोजीशन होती है उससे मूव करता रहता है ऊपर नीचे। तो जब क्या होता है, सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति, तो ये सूर्य क्या होता है, उत्तर की ओर गति करता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा जो भूमंडलीय ताप पट्टी होगी वो भी क्या हो जाता है, ऊपर खिसक जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तापमान में बहुत ज्यादा चेंज आता है, ठीक है। प्रेशर बेल्ट बोलते हैं इनको, जो बेसिकली आपने लिखा है यहाँ पे ना, भूमंडलीय ताप पट्टी, तो इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बेल्ट बोलते हैं, प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, और डिटेल में आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में इनके बारे में। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि जब सूरज क्या होता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर में भी चेंज आता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन से, कहां से कहां तक, मार्च से मई, ठीक। तथा ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई तक दौरान रिकॉर्ड किए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। तो ये जो मार्च से मई का टाइम पीरियड होता है, इसमें आप जो ताप पट्टी, जो टेम्परेचर बेल्ट होता है, उसके उसमें चेंज होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी जैसे यहाँ पे है वो टेम्परेचर बेल्ट यहाँ पे, तो बाद में क्या होगा, ये इधर खिसक जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तापमान में चेंज आ रहा है, ठीक। तो ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए तापमान को, तो इस टाइम पे मार्च से मई में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, फिर यहाँ पे क्या था, उसके हिसाब से हम पता लगाएंगे कि अच्छा इसमें ये चेंज आया, तापमान में ये चेंज आया, ठीक। उसके बाद
मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दक्कन के पठार जो नीचे आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां देखोगे, वहां पे लगभग तापमान मार्च में कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश तथा गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अप्रैल में ये और ज्यादा हो गया। अप्रैल में मध्य प्रदेश में एवं गुजरात का जो तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मई की बात करूं तो मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों का तापमान लगभग कितना, 45 डिग्री होता है। प्रादीपीय भारत में समुद्री प्रवाह के कारण तापमान कम रहता है। तो आपने खुद भी नोटिस करा होगा कि जैसे मार्च आता है, ठीक है, तो मार्च में थोड़ा थोड़ा होली के बाद से आप देखोगे थोड़ा थोड़ा गर्मी होनी शुरू हो जाती है। फिर अप्रैल में देखोगे तो थोड़ा और गर्म होने लगता है। मई में आओगे तो और गर्मी लगती है। जून आओगे तो फिर और ज्यादा गर्मी होती है। तो तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तापमान में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो 45 तो यहाँ लिखा है, लेकिन आप जैसे दिल्ली वगैरह शहरों में जाओगे, है ना, राजस्थान वाले शहरों में जाओगे तो वहां पे तो कहीं कहीं पे लगभग 50 डिग्री भी क्रॉस कर चुका होता है तापमान, है ना। खैर ये पहले का डेटा है तो उस हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, तापमान में जो एवरेज टेम्परेचर होता है धरती का वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से गर्मियां आपको दिख रही है कि हर साल क्या हो रही है, गर्मियां बढ़ ही रही हैं। ठीक है, पहले आपने भी खुद महसूस करा होगा कि आपके जो जहां भी आप रहते हो वहां पे पहले गर्मी उतनी नहीं लगती, लेकिन हर साल क्या होता है, अब गर्मियों के मौसम में आपको वहां पे भी थोड़ा थोड़ा गर्म होना महसूस होने लगे। और अगर ये चीज ऐसी ही चलती रही, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही चलती रही, तो आप देखोगे कि आने वाले समय में कि जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उससे कहीं ना कहीं पूरा मानव और जीव जंतु जितने भी हैं वो सारे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं हम। तो ये जो उन्होंने लिखा है कि कहीं पर 38 है, जैसे तापमान जो मार्च में था वो 38 डिग्री सेल्सियस था, अप्रैल में आने पे वो 42 हो गया, ठीक है, मई में आया तो 45 हो गया। तो ये क्या है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। ठीक है, देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। तो ग्रीष्म काल में हो क्या रहा है, तापमान में वृद्धि आ रही है, और वायु दाब में क्या हो रहा है, वायु दाब में कमी आ रही है। वायु दाब मतलब जो एयर डेंसिटी होती है उसमें क्या हो रहा है, कमी आ रही है। तो मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व, क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर तक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गति के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभाव का। अब देखा होगा आपने, जैसे आप जिस भी एरिया में रहते हो, खासकर अगर इंडिया की बात करूं और नॉर्थ इंडिया की बात करूं, उत्तरी उत्तरी भागों की बात करूं, तो वहां पे क्या चलती है, गर्म हवाएं चलती है। ठीक है, गर्म हवाएं चलती है जिनको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। बोलते हैं ना, घर वाले बोलते हैं कि बाहर मत जाओ गर्मियों में, बहुत लू चल रही है ना। तो वो लू और कुछ नहीं है, ये क्या होती है, धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है। तो लू और कुछ नहीं है, लू क्या होती है, धूल भरी पवनें एवं शुष्क पवनें होती है। क्या होती है लू, तो इन पवनों में क्या हो रहा होगा, बहुत ज्यादा धूल होगी, क्योंकि हवा में मॉइस्चर तो होता नहीं है। मॉइस्चर नहीं होता है तो ये पवनें कैसी होती है, शुष्क होती है और बहुत ज्यादा गर्म होती है, एकदम चुभनी है। ठीक है, ये धूल भरी पवनें होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तरी भाग एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। ठीक है, तो दिन के समय कहाँ चलेंगी, उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। ठीक, कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। तो कभी कभार तो तुमने देखा होगा कि ये चीज 4-4 5-5 बजे तक भी चलती रहती है। 4-4 5-5 बजे तक भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है बाहर। ठीक, तो इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं। ठीक है, तो आंधी तो आती है लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होती है ना। जैसे हवा चल गई तो थोड़ा ठंडा लग गया, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, मौसम क्योंकि वो गर्मियों का ही रहता है तो फिर क्या होता है, फिर से गर्मी लगने लगती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाते हैं। तो गर्मियों में भी आपने देखा होगा कहीं कहीं पे क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होता क्या है कि इस मौसम में जब हवाएं चलती हैं तो कहीं कहीं पे तीव्र हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं पे मूसलाधार बारिश भी होती है। तो देश के कई इलाकों में, जैसे उत्तराखंड अलग हो गया, यूपी अलग हो गया, केरला अलग हो गया, कर्नाटका अलग हो गया, तो यहाँ पे पवनें अलग अलग तरीके से चल रही है। तो खासकर उसने कहा कि पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है
वहां पे जब ऐसी चीज होती है, इस तरफ की वर्षा होती है, तो उसे हम बोलते हैं काल बैसाखी। क्या बोलते हैं उसको? काल बैसाखी। पूछेगा, प्रश्न आएगा कि काल बैसाखी किस क्षेत्र में होती है, तो काल बैसाखी होती है पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटका एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। तो कौन कौन से एरिया में? कर्नाटक और केरला का जो एरिया होता है, वहां पे मानसून आने से पूर्व थोड़ी बहुत बारिश होती है। और वो बारिश इतनी ज्यादा हेल्प क्यों करती है? वो किसके लिए करती है? वो जो आम की जो खेती होती है उस टाइम पे वहां पे, उस वो जल्दी पक जाते हैं उसकी वजह से, है ना। अगर वो बारिश नहीं होगी तो उसकी वजह से इनकी जो आम की फसल है वो खराब हो सकती है। तो जो इसीलिए इस बारिश को क्या कहा गया? आम्र वर्षा। क्योंकि जो आम की खेती हो रही है उस टाइम पे वहां पे, आम जो फल है उसको पकाने में कहीं ना कहीं ये वर्षा क्या कर रही है? महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ठीक है। तो इसलिए कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र में जो मानसून से पूर्व की जो बारिश होती है, उस बारिश को हम क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है। तो एक बार जो ये आपका ग्रीष्म ऋतु वाला पॉइंट है, इसको एक बार आप रिवाइज करिए। ठीक है। जितना भी लिखा है आपकी बुक में इसको देखिए। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु को एक बार रिवाइज करिए आप। ठीक है। ठीक है, रिवाइज कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्षा ऋतु पे आते हैं, या मानसून का आगमन। तो वर्षा ऋतु, जिसे हम मानसून का आगमन भी बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो आपका मानसून होता है वो शुरू हो जाता है, वो आने लगता है। और सबसे पहले वो कहाँ आता है? साउथ इंडिया से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया पे ऊपर आके सब जगह ये फैलता है। ठीक है। तो इसमें देखो, जून के प्रारंभ में, कहाँ पे? जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की आवश्यकता तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ये दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपरी से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ क्या करती है? बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। तो होता क्या है, जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं वो दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। तो जैसे इंडिया है, ठीक है, तो इधर का जो क्षेत्र है, इधर महासागर आपको पता है। तो इधर पेरू जो देश है, उधर के आसपास में आपका पैसिफिक ओशन है। तो उधर से क्या करती है? पवनें उठती हैं और अपने साथ साथ, क्योंकि इधर पूरा महासागर है, तो ये क्योंकि गर्म होती है तो अपने साथ साथ क्या लाती है? नमी लाती है। फिर ठीक है, तो अपने साथ नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में आती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती हैं। ठीक है। तो क्या लिखा है? उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती है। तो स्टार्ट कब होंगी? जून के प्रारंभ में, और लगभग जुलाई आते आते ये देश के सब भागों में क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। और लगभग अधिकांश भाग में क्या होता है? भारत में बारिश हो रही होती है इस टाइम पे। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह कर। तो ये कौन सा मौसम है? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि ये जो पवनें हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए दक्षिण पश्चिम पश्चिम मानसून भी करते हैं इसको। तो इससे क्या होता है? यहाँ का जो मौसम है वो पूरी तरह परिवर्तित होता है, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था? भारत में गर्मियां पड़ रही होती बहुत ज्यादा। तो फिर ये जो बारिश आती है इसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा राहत मिलती है लोगों को। ठीक है। तो मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी बारिश लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। ठीक है। तो जैसे आपने इंडिया का अगर मैं मैप देखा होगा, ठीक है, तो इधर जो आपका एरिया है, इधर क्या है? वेस्टर्न घाट है। तो जैसे ही पवनें आती हैं इन पे टकराती है तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। फिर ये यहाँ से ऐसे समांतर होके इधर हिमालय है, आपको पता है, इन पे टकराती हैं, फिर इधर बारिश करती हैं। ठीक है। इधर में भी आपका क्या होता है? जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है वहां पे भी पहाड़ियां हैं। ठीक है। उनसे टकराती हैं, यहाँ पे बारिश करती हैं। ठीक। तो ऐसे करके ये चलता रहता है पूरा हमारा मॉनसून का पैटर्न। तो लगभग भारत के अधिकांश हिस्से में क्या होता है? बारिश होती है। लेकिन कुछ कुछ इलाकों में बारिश नहीं होती, जैसे यहाँ पे ये वाला हिस्सा, जैसे हमने अभी देखा था तमिलनाडु वाला हिस्सा, ये राजस्थान वाला हिस्सा आपका पता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, इसी वजह से यहाँ पे मरुस्थल होता है। ये हम देखेंगे अभी। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है।
तो यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की देखो, अगर आप इस मैप में भी देख सकते हैं आप, तो ये कैसे कैसे यहाँ पे बारिशें आ रही हैं, ठीक है, ये पवनें जा रही हैं, फिर ये जो हिमालय वाला रीजन है यहाँ से टकरा रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पूरे पर्वत पठार है, वेस्टर्न घाट के पहाड़ हैं, तो इन पे टकरा के यहाँ बारिश हो रही है। इधर आपने देखा होगा ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे भी बहुत सारे पहाड़ हैं, तो इनसे टकराती है बारिश, तो यहाँ पे भी होता है। तो लगभग भारत के जितने भी हिस्से में जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो उनसे जब जो पवने हैं जो अपने साथ नमी ला रही है, वो जब इनसे टकराती हैं तो वहां पे बारिश करती हैं। तो इंडिया में भी स्पेशली क्या होता है, जो बहुत सारे हिस्से होते हैं, लगभग आधा इंडिया में उस टाइम पे क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। कहाँ पे होती है? उत्तरी पूर्वी भागों में। खासी पहाड़ी, खासी, ये जो खासी पहाड़ी है ये कहाँ पे है? ये आपका खासी, गारो, जयंतिया, है ना, ये आपका मेघालय वाले हिस्से में, बहुत सारी जो नॉर्थ ईस्ट वाली पहाड़ियां उनकी बात कर रहे हैं। तो खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रीलंका में स्थित एक जगह है मौसिन राम, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा यहीं पे होती है। तो पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? मौसिन राम एक जगह है, कहाँ पे? खासी पहाड़ी में, ठीक है। तो गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम बारिश होती है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? गंगा की घाटी से पूर्व से पश्चिम। तो गंगा की घाटी से जैसे आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओगे, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ आओगे, तो उसमें क्या होगा? वर्षा की मात्रा घटती रहती है। तो पूर्व में ज्यादा बारिश होगी, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है यहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, और जैसे ही आप इस साइड से इधर के लिए आओगे तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे जैसे बारिश क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपने देखा होगा जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका होता है ना, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। और जैसे जैसे आप इधर के लिए आओगे तो ये राजस्थान वाला इलाका है, तो बारिश क्या हो जाएगी? ना के बराबर हो जाएगी। तो वही लिखा उसने कि पूर्व से पश्चिम की तरफ आओगे तो बारिश क्या होगी? उसकी जो औसत वर्षा होगी वो कम हो जाती है, ठीक। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। तो बारिश ऐसे नहीं होती है कि लगातार हो ही रही है, वो बारिश में कुछ कुछ क्या आता है? वर्षा में विराम आता है। विराम का मतलब कुछ दिन आएगी फिर रुकेगी, फिर आएगी फिर रुकेगी, तो ये क्या है? वर्षा में विराम है। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। तो बारिश में भी ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं लगती, बारिश में भी आपने देखा होगा कुछ दिन उमस रहेगी, फिर उस दिन बारिश होने लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसा चलता रहता है बारिश में, ठीक। तो इसको हम और डिटेल कल देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चेंज आते हैं बारिश के मौसम में, ठीक है। फिलहाल आपने जो ये शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु पढ़ा था उसको आप रिवाइज करेंगे। वर्षा ऋतु को एक बार और डिटेल में देखेंगे, और कल लगभग आपका एक क्वेश्चन चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और आगे हम कल इस बारे में और बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।